सोल्जर्स ने ब्लैक मर्सिडीज देखी। उन्होंने सोचा शायद प्रेसिडेंट आ रहे हैं। होस्टेजेस को लगा कि अब उन्हें बचाया जाएगा, लेकिन 27 जून 1976 एथेंस एयरपोर्ट, ग्रीस, सुबह के 8 बजे थे। एयर फ्रांस की फ्लाइट नंबर 139 रनवे पर खड़ी थी। इस फ्लाइट में थे 248 पैसेंजर्स। उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर शुरू होने वाला है। फ्लाइट टेल अवीव जा रही थी। यात्रियों में से 105 इजरायली, बाकी दूसरे देशों के नागरिक थे। लेकिन उस फ्लाइट में 4 लोग और भी थे। विल्फ्रीड बोसे, ब्रिगेट कूलमन, जयल नाजी अल अर्जा, फयज अब्दुल राहिम अल जाबिर। विमान ने टेक ऑफ किया। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अचानक मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से उड़ते हुए बिना किसी वार्निंग के वो चारों लोग अपनी सीट से उठ खड़े हुए, हाथों में पिस्टल, ग्रेनेड। ये हाईजैक है, कोई हरकत मत करना। पूरे प्लेन में दहशत फैल गई। यात्री समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। टेररिस्ट्स का लीडर था विल्फ्रेड बोस, एक जर्मन जो रेड आर्मी फैक्शन से जुड़ा था। उसके साथ थी ब्रिगेट कूलमन। दोनों पैलेस्टीनियन टेररिस्ट्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे। पायलट को गन की नोक पर ऑर्डर दिया गया, बेंगाजी, लीबिया की तरफ प्लेन को मोड़ो। प्लेन ने अपना रूट बदल दिया। एथेंस से टेल अवीव की जगह अब डेस्टिनेशन था लिबिया। टेल अवीव में जब यह खबर पहुंची तो पूरा इजरायल सदमे में आ गया। प्राइम मिनिस्टर yitzhak रबिन को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कैबिनेट मेंबर्स, इंटेलिजेंस चीफ्स सब इकट्ठा हुए। इसी बीच हाईजैक हुआ प्लेन लिबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां टेररिस्ट्स ने प्लेन में फ्यूल भरवाया। फिर एक और शॉकिंग ऑर्डर दिया, अब उड़ान भरो युगांडा की कैपिटल एंटेबे की ओर। 28 जून 1976 एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, युगांडा। अंधेरी रात में प्लेन लैंड हुआ। पूरे प्लेन को आर्म्ड सोल्जर्स ने घेर लिया। हॉस्टेजेस को लगा कि अब उन्हें बचाया जाएगा, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस ने टेररिस्ट्स को ज्वाइन किया, क्योंकि उन्हें ऑर्डर दिया था युगांडा के ब्रूटल डिक्टेटर आइदी अमीन ने, एक ऐसा शख्स जो इजरायल से नफरत करता था। अमीन ने टेररिस्ट्स का वेलकम किया और सभी 248 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल बिल्डिंग में ले जाया गया। चारों तरफ आर्म्ड सोल्जर्स तैनात हो गए। अब टेररिस्ट्स ने अपनी डिमांड सामने रखी। वे चाहते थे कि इजरायल 40 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज करे। साथ ही फ्रांस, जर्मनी, केन्या और स्विट्जरलैंड में बंद किए 13 टेररिस्ट्स को भी छोड़ा जाए। डेडलाइन दी गई 4 जुलाई। अगर डिमांड्स नहीं मानी गईं तो सभी हॉस्टेजेस को मार दिया जाएगा। टेल अवीव में यह खबर हर जगह फैल गई। फैमिली सड़कों पर उतर आईं। प्राइम मिनिस्टर रबिन की कैबिनेट में बहस छिड़ गई। कुछ मिनिस्टर्स कह रहे थे हमें निगोशिएट करना होगा। 105 इजरायली की जिंदगी दांव पर है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर शिमोन पेरेस की सोच अलग थी। उन्होंने कहा अगर आज झुके तो कल हर इजरायली खतरे में होगा। 29 जून 1976 एंटेबे में एक और शॉकिंग घटना हुई। टेररिस्ट्स ने सभी पैसेंजर्स की चेकिंग शुरू की। पासपोर्ट्स देखे गए। जो इजरायली या जूविश थे उन्हें एक तरफ कर दिया गया। बाकी 148 नॉन इजरायली पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया गया। 105 इजरायली हॉस्टेजेस वहां कैद थे। एयर फ्रांस के 12 क्रू मेंबर्स ने भी रुकने का डिसीजन लिया। कैप्टन मिशेल बकॉस ने कहा था मैं अपने पैसेंजर्स को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह न्यूज पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई। IDF हेडक्वार्टर्स में एक सीक्रेट मीटिंग हो रही थी। मिलिट्री प्लानर्स के सामने एंटेबे एयरपोर्ट का मैप फैला हुआ था। प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। एंटेबे इजरायल से 4000 किलोमीटर दूर था। बीच में सूडान, इथियोपिया जैसे हॉस्टाइल कंट्रीज थे। कोई भी कंट्री इजरायली प्लेन्स को अपने एयर स्पेस से गुजरने नहीं देती। IDF के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोटा गूर ने एक इलीट टीम बनाने का डिसीजन लिया। टीम का कमांड दिया गया ब्रिगेडियर जनरल डैन शॉमरॉन को। इस टीम में शामिल किया गया कर्नल योनातान नेतन्याहू को। लोग उन्हें योनी कहते थे। योनी इजरायल के सबसे इलीट यूनिट सयरेत मटकाल के कमांडर थे, एक लेजेंडरी सोल्जर। उनके साथ चुने गए 100 सबसे ट्रेंड कमांडोज। 30 जून 1976 मोसाद पूरी तरह एक्टिव थी। एंटेबे से रिलीज हुए पैसेंजर्स से डिटेल्ड इंटरोगेशन की गई। हर छोटी से छोटी डिटेल नोट की गई। तभी एक बड़ी लीड मिली। एंटेबे एयरपोर्ट का पुराना टर्मिनल एक इजरायली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था। IDF के पास उस बिल्डिंग के कंप्लीट ब्लूप्रिंट्स मौजूद थे। यहाँ से हर जगह की जानकारी मोसाद को मिल गई। प्लानिंग शुरू हुई। मिशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। योनी नेतन्याहू और उनकी टीम दिन रात काम करने लगे। हर मिनट, हर सेकंड का प्लान बनाया गया। और फिर एक ब्रिलियंट आइडिया आया। इडी अमीन अक्सर विदेशी दौरे से लौटकर एक ब्लैक मर्सिडीज में आया करता था और मोसाद को खबर मिली थी कि अमीन अभी युगांडा में नहीं है। अगर ऐसी ही एक कार ले जाई जाए तो युगांडन सोल्जर्स धोखा खा सकते हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, क्या गवर्नमेंट इतने रिस्की ऑपरेशन को अप्रूव करेगी? 1 जुलाई 1976
डेडलाइन नजदीक आ रही थी। प्राइम मिनिस्टर राबिन की कैबिनेट में फाइनल मीटिंग हुई, मिनिस्टर्स में बहस हुई, आखिरकार वोटिंग हुई, क्लोज मेजॉरिटी से डिसीजन आया, ऑपरेशन अप्रूव्ड। लेकिन एक कंडीशन थी, अगर मिशन के दौरान रिस्क बहुत बढ़ा तो तुरंत फॉल बैक किया जाएगा। अब बारी थी एग्जीक्यूशन की। 3 जुलाई 1976 टेल अवीव के मिलिट्री बेस पर 4 हेरक्यूलीज C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स तैयार खड़े थे। इन प्लेन्स में लोड किए गए 100 से ज्यादा कमांडोज, साथ में थी 2 लैंड रोवर व्हीकल्स और एक ब्लैक मर्सिडीज। शाम 3:30 एक एक करके चारों प्लेन्स ने टेक ऑफ किया। यह इजराइल के हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग मिशन था। प्लेन्स उड़े मेडिटेरियन सी से रेड सी की ओर। रेडर से बचने के लिए प्लेन्स बहुत लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहे थे। रात के अंधेरे में ये ऑलमोस्ट इनविजिबल थे। बीच में एक इंपॉर्टेंट स्टॉप था, केन्या। केन्या की गवर्नमेंट ने सीक्रेटली इजराइल की मदद की। प्लेन्स को नायरोबी में रीफ्यूल करने की परमिशन दी गई। रात 11 बजे प्लेन्स केन्या से युगांडा की तरफ बढ़े। अब सिर्फ 45 मिनट्स बचे थे। प्लेन के अंदर कमांडोज पूरी तरह रेडी थे। योनी नेतन्याहू ने लास्ट इंस्ट्रक्शंस दी। 4 जुलाई रात ठीक 12 बजे पहला C-130 प्लेन एंटेबे एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड हुआ। लाइट्स ऑफ दी, पूरा अंधेरा था। बाकी 3 प्लेन्स भी लैंड हुए पर डिफरेंट लोकेशंस पे। एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स को जरा भी शक नहीं हुआ। पहले प्लेन का दरबार खुला, ब्लैक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर्स बाहर आईं। योनी नेतन्याहू और 29 कमांडोज कार्स में बैठे। कार्स तेजी से ओल्ड टर्मिनल की तरफ बढ़ी। एयरपोर्ट पर तैनात युगंडन सोल्जर्स ने ब्लैक मर्सिडीज देखी। उन्होंने सोचा शायद प्रेसिडेंट आमीन आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कार पास आई एक सोल्जर को डाउट हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और करता, इजरायली कमांडोज ने फायरिंग शुरू कर दी। उगांडियन सोल्जर्स गिर गए, लेकिन उन्होंने अलार्म बजाकर सबको बता दिया। योनी की टीम टर्मिनल बिल्डिंग में घुसी। टेररिस्ट शॉक्ड थे। विल्फ्रेड बोस को इजरायली कमांडोज ने मार गिराया। ब्रिगेड कूलमन और बाकी 2 पैलेस्टीनियन टेररिस्ट्स को भी खत्म किया गया। लेकिन अब युगंडन सोल्जर्स भी काउंटर अटैक कर रहे थे। कंट्रोल टावर से बुलेट्स बरसने लगी। एयरपोर्ट प्योर वॉर जोन बन गया। योनी के ऑर्डर पर 105 हॉस्टेजेस दौड़ते हुए C-130 की तरफ भागे। कमांडोज ने उन्हें कवर किया। तभी अचानक एक बुलेट योनी के छाती में लगी। वे जमीन पर गिर पड़े। कमांडोज ने उन्हें तुरंत उठाया। खून तेजी से बह रहा था, लेकिन मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। बाकी टीम ने काम जारी रखा। एयरपोर्ट पर खड़े युगांडन मिग फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया ताकि वो उनका पीछा न कर पाए। सारे हॉस्टेजेस प्लेन में लोड हो चुके थे। कंट्रोल टावर को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 52 मिनट्स में पूरा हुआ। चारों प्लेन्स ने टेक ऑफ किया। प्लेन में डॉक्टर्स योनी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत खून बह चुका था। कुछ घंटे बाद वापसी की फ्लाइट में कर्नल योनाथन नेतन्याहू ने अपनी आखिरी सांसें ली। वे इस मिशन में मारे गए एकमात्र इजरायली कमांडो थे। फिर 4 जुलाई सुबह प्लेन्स टेल अवीव पहुंचा। 102 हॉस्टेजेस सेफ घर लौट आए। सिर्फ 3 हॉस्टेजेस ऑपरेशन में मारे गए थे। पूरी दुनिया शॉक्ड थी। योनी नेतन्याहू का छोटा भाई भी उनकी मौत से बहुत दुखी था, बेंजामिन नेतन्याहू, जो आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। योनी नेतन्याहू को इजराइल के हाईएस्ट ऑनर से नवाजा गया। मिशन का नाम उनके नाम पर रखा गया, ऑपरेशन योनातान। ऑपरेशन थंडरबोल्ट करेज, प्लानिंग और डिटर्मिनेशन की मिसाल बना। दोस्तों, ऑन ऑपरेशन थंडरबोल्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।